हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराता हूँ, जो आपको आगामी यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही मदद करेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हमें दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कहीं से हमको किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कराऊंगा। प्रश्न है, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? अब हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष प्रशासनिक सुविधा तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की चुनौती थी। इसी संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। प्रारंभ में इसके राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव को लेकर आशंकाएं थीं, किंतु समय के साथ यह भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने वाला कदम सिद्ध हुआ। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाले पक्ष के बारे में देखेंगे। पहला है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति से अलगाववादी भावनाओं में कमी आई। दूसरा है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ी क्योंकि शासन जनता की मातृभाषा में संचालित होने लगा। लोकतांत्रिक सहभागिता एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक मान्यता मिलने से राष्ट्रीय मुख्यधारा में समावेशन बढ़ा। भारतीय संघवाद को अधिक सहकारी एवं उत्तरदायी स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम चुनौतियों के बारे में देखेंगे, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न हुई। कुछ क्षेत्रों में उप क्षेत्रीयतावाद एवं भाषाई अस्मिता की राजनीति को बढ़ावा मिला। सीमा विवाद एवं संसाधनों के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हुए, जैसे बेलगावी विवाद आदि। कभी कभी भाषाई पहचान राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होती दिखाई देती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हम 200 शब्दों में संक्षिप्त में हमको लिखना होता है। कभी कभी हमें 150 में ही लिखना पड़ता, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। भाषाई राज्यों का गठन भारतीय एकता के लिए बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ है। इसने विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करते हुए क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के मध्य संतुलन स्थापित किया। अतः भाषाई राज्यों का गठन भारतीय लोकतंत्र एवं और संघीय व्यवस्था की सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नवसंभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे।
19वीं-20वीं शताब्दी में पश्चिमी अफ्रीका पर यूरोपीय औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ। औपनिवेशिक शिक्षा के प्रसार से एक नया पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकी संभ्रांत वर्ग उभरा, जिसने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय के विचारों को अपनाते हुए उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पाश्चात्य शिक्षित नवसंभ्रांत वर्ग की भूमिका देखेंगे। इस वर्ग में शिक्षक, वकील, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी तथा व्यापारी शामिल थे। उन्होंने यूरोपीय उदारवाद, समानता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांतों से प्रेरणा प्राप्त की। समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों एवं श्रमिक संगठनों के माध्यम से जन जागरण किया। क्वामे नक्रुमा घाना, ननामदी अज़किवे नाइजीरिया तथा सेकू तुरे गिनी जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने संवैधानिक सुधारों, चुनावों तथा जन आंदोलनों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। प्रश्न में जैसा जैसा पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उत्तर दे रहे हैं। संघर्ष केवल नवसंभ्रांत वर्ग तक सीमित नहीं था। किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं पारंपरिक नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट, सैनिकों की वापसी तथा संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय सिद्धांत ने भी स्वतंत्रता आंदोलनों को गति दी। अनेक स्थानों पर जन आधारित आंदोलनों ने नेतृत्व को व्यापक वैधता प्रदान की। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि पश्चिमी अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी संघर्षों का वैचारिक एवं राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः पाश्चात्य शिक्षित नवसंभ्रांत वर्ग ने किया, किंतु उनकी सफलता व्यापक जनसमर्थन, सामाजिक आंदोलनों तथा वैश्विक उपनिवेश विरोधी वातावरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम थी। अतः इस वर्ग को संघर्ष का प्रमुख परंतु एकमात्र नेतृत्वकर्ता नहीं माना जा सकता। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आंतरिक है, स्पष्ट कीजिए। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें। पहले हम वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद हम मुख्य भाग पर चलेंगे। हम भूमिका में लिखेंगे वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, तकनीक तथा संस्कृतियों के वैश्विक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में इसका प्रभाव जीवन शैली, भाषा, कला, खान पान तथा सामाजिक मूल्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सांस्कृतिक विविधता के कोर पर वैश्वीकरण का प्रभाव। जीवन शैली में परिवर्तन, उपभोक्तावाद, फास्ट फूड संस्कृति तथा पाश्चात्य फैशन का प्रसार हुआ। अब हम भाषाई प्रभाव देखेंगे। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से अनेक स्थानीय भाषाएं और बोलियां चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अब हम पारंपरिक कलाओं पर प्रभाव देखेंगे। वैश्विक मनोरंजन उद्योग के कारण कुछ लोक कलाओं का महत्व घटा है। अब हम सांस्कृतिक समरूपीकरण, वैश्विक संस्कृति के प्रसार से सांस्कृतिक विशिष्टताओं के क्षीण होने की आशंका बढ़ी है। अब हम भारतीय संस्कृति कोर की स्थिरता के बारे में देखेंगे।
विविधता में एकता की परंपरा आज भी भारतीय समाज की आधारशिला बनी हुई है। योग, आयुर्वेद, भारतीय भोजन एवं त्योहारों को वैश्विक पहचान मिली है। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने वैश्विक तत्वों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया है। परिवार, आध्यात्मिकता एवं सामुदायिक जीवन जैसे मूल सांस्कृतिक मूल्य अभी भी मजबूत हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति के बाह्य स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किए हैं, किंतु इसकी मूल आत्मा बहुलतावाद, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय अभी भी अक्षुण्ण है। अतः वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित अवश्य किया है, परंतु उसके आंतरिक को समाप्त नहीं किया। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आंतरिक को समाप्त नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर उसे वैश्विक पहचान भी प्रदान की है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सम्मान, अवसरों तथा संसाधनों तक पहुंच की कमी अर्थात बहुआयामी वंचितता। मल्टी डायमेंशनल डिप्राइवेशन का परिणाम है। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबों को वंचितता के इस चक्र से मुक्त करना आवश्यक है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। गरीब व्यक्ति अक्सर निम्न शिक्षा, खराब स्वास्थ्य, सीमित रोजगार अवसर और सामाजिक बहिष्करण के कारण गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। इसलिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण के रूप में शिक्षा तक पहुंच, सर्व शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान ने गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनकी आय क्षमता बढ़ाई है। दूसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य व्यय के बोझ को कम कर परिवारों को गरीबी में धकेले जाने से बचाती हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना और स्वास्थ्य सहायता समूह गरीबों को ऋण एवं बचत सुविधाएं प्रदान कर आर्थिक सशक्तिकरण करते हैं। चौथा है सामाजिक सुरक्षा। मनरेगा ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आय सुरक्षा प्रदान कर उनकी संवेदनशीलता कम करता है। पांचवा है महिला सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारी है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन। अतः गरीबी उन्मूलन का अस्थायी समाधान केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के माध्यम से वंचितता के प्रक्रम को समाप्त करना है। इसी समावेशी दृष्टिकोण से सतत एवं न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। अब हम मुख्य भाग भूमिका पहले लिखेंगे जनजातियों के बारे में। भारत में जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल
ट्राइब्स कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित एवं संसद द्वारा संशोधित सूची शेड्यूल में शामिल जनजातियों को यह दर्जा प्रदान किया जाता है। इन समुदायों की विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पृथकता तथा ऐतिहासिक वंचना को ध्यान में रखते हुए विशेष संरक्षण एवं विकासात्मक उपाय किए गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। अनुसूचित जनजातियां कहलाने के कारण देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित सूची में सम्मिलित होना, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति, भाषा एवं परंपराएं, मुख्य धारा से अपेक्षाकृत भौगोलिक पृथकता। अब हम इनके उत्थान हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे। क्या क्या संविधान में प्रावधान किए गए हैं इनके उत्थान के लिए। अनुच्छेद 15(4), 15(5) शिक्षा में विशेष प्रावधान एवं आरक्षण है। अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 46 जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किया गया है। अनुच्छेद 330 एवं 332 लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षित प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 244 पंचम एवं षष्ठम अनुसूचियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजाति कल्याण हेतु विशेष केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 338(a) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। अब हम अनुच्छेद 339 जनजाति प्रशासन एवं कल्याण की निगरानी करता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षात्मक, विकासात्मक एवं सहभागिता मूलक प्रावधानों का समन्वित ढांचा प्रदान किया है। इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन जनजातीय समुदायों को सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समावेशी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टडी IAS में धन्यवाद।